नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि सेबी के द्वारा दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने $2 मिलियन का फाइन लगाया है मुकेश अंबानी के ऊपर। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, मुकेश अंबानी ऑर्डर्ड टू पे $2 मिलियन फाइन बाय इंडियन रेगुलेटर। लेकिन यहां पर आप एक और न्यूज देखोगे तो ये लिखा हुआ है आरपीएल केस। ये क्या केस है? ये बेसिकली 2007 का केस है और आरपीएल का मतलब होता है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। ये आगे चलकर 2008-9 के बाद इसको मर्ज कर दिया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। डोंट वरी, मैं सब आपको इसके बारे में बताऊंगा वीडियो में। लेकिन ये जो केस है दोस्तों 2007 का, उसी के तहत सेबी ने 25 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाए हैं और 15 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी पर लगाए हैं। तो ये जो मैं $2 मिलियन कह रहा हूं, ये होता है 15 करोड़ रुपए। तो 15 करोड़ तो अकेले सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी पर है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए जो कंपनी है रिलायंस, उनके ऊपर है। और इसके अलावा दो और एंटिटी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके ऊपर एक के ऊपर लगाया गया है 10 करोड़ का फाइन, दूसरे के ऊपर लगाया गया है 20 करोड़ का फाइन। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 70 करोड़ का फाइन लगाया गया है सेबी के द्वारा, जो कि आता है करीब $9.5 मिलियन के आसपास। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों यहां पर। ये क्यों लगाया गया, किस लिए लगाया गया, ये पूरा केस है क्या, थोड़ा सा टेक्निकल है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, बट डोंट वरी, मैं यहां पर आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो याद रखना, सेबी ने सिर्फ मुकेश अंबानी के ऊपर फाइन नहीं लगाया है, लेकिन उनकी जो फर्म है एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनके ऊपर लगा है। मुकेश अंबानी जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उनके ऊपर लगा है। और दो और एंटिटी है, मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर लगाया गया है। और यह बोला गया है कि 2007 में यहां पर इन सभी के द्वारा मैन्युपुलेटिव ट्रेड किया गया था। देखिए, अब लास्ट वीक की बात है, मैंने ये वीडियो बनाया था अलग से स्टॉक मार्केट के ऊपर कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं, कंपनीज के शेयर के प्राइसेस होते हैं, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ आप देख लेना, वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी क्या करती है, कई बार अपने ही शेयर्स को मैनिपुलेट करती है, अपने शेयर्स के जो प्राइसेस हैं उसको मैनिपुलेट करके खुद को बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। और यही आरोप लगाया गया है सेबी के द्वारा कि यहां पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और दो और एंटिटी, इन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश की है और इसी की वजह से ये पूरा फाइन लगाया जा रहा है। अब एग्जैक्टली कितना फाइन है मैंने आपको बता ही दिया। रिलायंस के ऊपर 25 करोड़ का, मुकेश अंबानी के ऊपर 15 करोड़ का। और दो एंटिटी है, वो कौन है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक है आपका नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके ऊपर 20 करोड़ का, और मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके ऊपर 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है। तो ये याद रखना। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इनका क्या रोल था, लेकिन उसके पहले ये पूरी कहानी समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज याद रखना कि जो आरपीएल है, ये एक अलग से एंटिटी हुआ करता था, एक अलग से फर्म हुआ करता था, कंपनी हुआ करता था, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड 2009 तक। लेकिन 2009 में क्या किया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इसको शामिल कर लिया गया, मतलब एक तरह से मर्ज कर दिया गया, आप कह सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इनकी जो सब्सिडीज हैं उसका आप देखोगे जियो प्लेटफॉर्म में, मतलब कि आपको पता होगा रिसेंटली जियो का कुछ शेयर्स बेच दिया गया था, फेसबुक को बेचा गया, ये सारी चीजें। तो रिलायंस के पास कितना शेयर बचा है? 67% बचा है, इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ है। जियो पेमेंट में 70% बचा है, नेटवर्क 18 ग्रुप में यहां पर 64%। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि आप देख पाओगे ये लिखा है रिलायंस पेट्रोलियम। तो पहले क्या था, रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर नहीं था। 2009 के पहले ये सेपरेट एंटिटी था, रिलायंस का ही था, लेकिन एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करता था। लेकिन 2009 में क्या किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया। लेकिन आज जो हम दोस्तों इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, ये 2009 का केस नहीं है, ये 2007 का केस है। याद रखना, उस समय आरपीएल अलग एंटिटी हुआ करती थी, इसको ध्यान रखना, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। अब आप यहां पर ये सेबी के द्वारा जो ऑर्डर है, इसको भी आप देख सकते हो कि ये अलग अलग यहां पर जो फाइन मैंने आपको बताया वो लगाया गया है। तो बेसिकली सेबी कह क्या रही है, यहां पर सेबी ने क्यों ये आरोप लगाया है, क्या आरोप है सेबी का? तो यहां पर
बेसिकली आपको स्टॉक मार्केट अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। देखो, सपोज हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सपोज हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के मैं तौर पर कह रहा हूं रिलायंस है, ठीक है। तो जितने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि एक तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कमाना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो एक तो आप रिलायंस का शेयर खरीद लो। सपोज आज के डेट में रिलायंस का शेयर कितना दाम पर चल रहा है, 2000 के आसपास चल रहा है, राइट। तो सपोज मैं कहता हूं कि आपको 100 शेयर चाहिए, तो 100 शेयर आप खरीदोगे तो कितना पेमेंट करना होगा, आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करने होंगे, राइट। और सपोज मैं कहता हूं कि 2000 का शेयर अब हो गया 2100 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना होगा यहां पर आपको, यहां पर प्रॉफिट होगा दोस्तों आपको 10,000 रुपए का। आया समझ में? 2 लाख आपने निवेश किया और ये शेयर का दाम 2000 से बढ़कर हो गया 2100 रुपीज, तो यहां पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक तो आप इस तरह से कमा सकते हो, लेकिन जितने लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, एक होता है F&O, इसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको मैं टेक्निकल नहीं बता रहा हूं। अगर आपके पास कम पैसा है, ठीक है, सपोज आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगर 20,000 30,000 भी है, तो उसमें आप क्या करते हो ना कि F&O के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो। F&O का बेसिक अर्थ होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो सपोज इसका जो फ्यूचर है, मतलब कि आप बेट कर रहे हो कि इसका प्राइस 2100 रुपीज होगा, तो आप में भी हो सकता है कि 2000 वाला जो शेयर है, मैं आप बस अभी के लिए नॉर्मल टर्म्स में समझो, बहुत ज्यादा टेक्निकल में मत जाना, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, वो एक अलग से पूरा टॉपिक बन जाएगा और 2 घंटे का पूरा टॉपिक बन सकता है अलग से, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेसिक अर्थ आप ये समझो कि आप अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, आप ये 100 शेयर नहीं खरीद सकते हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू 20,000 30,000 रुपए निवेश करके आप लगभग इतने का ही पैसा कमा सकते हो, आप इतना ही 10,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन बहुत रिस्क होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आपका जो पैसा है 20,000 30,000 रुपए, वो पूरा डूब भी सकता है और कई बार ये पैसा आपका डबल भी हो सकता है। तो बहुत रिस्की भी होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत हाई होता है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब कि एक तो कैश वाला हो गया, ये कैश सेटलमेंट वाला होता है, ये इक्विटी शेयर वाला होता है, और दूसरा होता है दोस्तों, ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, बेसिकली आप एक स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो 2100 रुपीज का, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो इतना जाएगा, ठीक है। अगर ये 2100 नहीं गया तो आपका पूरा लॉस हो जाता है, अगर ये 2100 से ऊपर हुआ तो आपको एक तरह से प्रॉफिट होता है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से चीजें चला करती हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर आप इसका फ्यूचर खरीद रहे हो, तो फ्यूचर अगर आप खरीदते हो तो रिलायंस का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका जो शेयर खरीदा है आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसका भी दाम एक तरह से बढ़ता है, तभी आपको फायदा होगा। अगर ये गिरेगा तो आपका ये पैसा जीरो हो सकता है यहां पर। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो सेबी का बेसिकली यहां पर ये कहना है कि आरपीएल के अंदर जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, मैंने आपको पहले बताया था, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग काम करता था, ऑल्दो ये रिलायंस का ही था, लेकिन ये अलग तरीके से काम करता था, एक अलग फर्म की तरह काम करता था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, 5% शेयर बेच दिया था आरपीएल का। आ रहा है समझ में? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2007 में क्या किया, 5% शेयर बेच दिया और उसके थ्रू यहां पर अपने लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में निवेश करके वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, और यही आरोप के ऊपर ये जो पूरा पेनल्टी है वो लगाया गया है। अब मैं थोड़ा सा और डीप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग काफी कुछ समझ नहीं आया होगा अगर आप शेयर मार्केट में नहीं हो, लेकिन यहां थोड़ा डीप में बताने की कोशिश करता हूं। बेसिकली ये जो पूरा ट्रांजैक्शन किया गया, 5% शेयर बेचा गया, रिलायंस ने एक तरह से जो फ्रॉड करने की कोशिश की, ये पूरा मामला है दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2007 के बीच में। ये जो पर्टिकुलर 1 महीने का पूरा पीरियड है, इसी का इन्वेस्टिगेशन किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी ने ये पर्टिकुलर डेट में जो ट्रांजैक्शंस हुआ उसका यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि यहां पर वायलेशन किया गया है सिक्योरिटीज लॉ का। अब क्या वायलेशन किया गया है, अब आप देखो क्या होता है कि रिलायंस है एक तरफ से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके पास किसका शेयर है, आरपीएल का शेयर है, ठीक है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास आरपीएल के बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2007 में क्या डिसाइड किया कि आरपीएल का जो शेयर उसके पास पड़ा हुआ है, उसका 5% शेयर वो क्या करेगा, बेच देगा। बेचेगा तो क्या होगा, रिलायंस के पास पैसा आएगा। इतना आपको समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है उसको करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, 12 एजेंट्स को अपॉइंट कर लिया। 12 एजेंट्स को अपॉइंट कर लिया कि ये सारे ट्रांजैक्शंस के जो केसेस हैं उसको आप अच्छे से देखो। लेकिन यहां पर गलत क्या चीज करने की कोशिश की गई, अब आप समझो। बेसिकली क्या किया गया ना, रिलायंस एक तरफ क्या कर रहा है
कि आरपीएल का शेयर बेच रहा है। अब आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में बहुत ही सिंपल चीज होता है कि किसी भी शेयर के प्राइसेस बढ़ते और कम कैसे होते हैं, जब उसमें डिमांड और सप्लाई होता है, राइट। जब डिमांड बढ़ता है तो यहां पर उसके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, जब सप्लाई बढ़ जाता है मतलब सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, तो उसके शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। अब आप समझो क्या हो रहा है, रिलायंस क्या कर रही है, आरपीएल के 5% शेयर को बेच रही है। 5% शेयर बहुत होता है इस तरह की बड़ी कंपनीज के लिए। तो 5% का अगर वो शेयर बेचेगी मार्केट के अंदर, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है, वो बेच रही है, सप्लाई कर रही है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, आरपीएल का जो शेयर का दाम है, सपोज मैं कहता हूं आरपीएल का शेयर का दाम 100 रुपए था, लेकिन अचानक से रिलायंस ने क्या किया, 5% शेयर बेचने का निर्णय लिया। तो जब वो बेचेगी उस समय क्या होगा, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी और ये 100 रुपए का प्राइस आरपीएल का क्या होगा, 90 आ सकता है, 80 आ सकता है, मतलब कि इसका प्राइस गिर जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। अब आप देखो क्या कर रहा है रिलायंस ने गलत काम क्या किया है। रिलायंस बेच सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस का शेयर है, वो चाहे जो चाहे करे, लेकिन जानबूझकर प्रॉब्लम क्या किया गया, रिलायंस ने 12 एजेंट्स को अपॉइंट कर लिया और उनसे यह कहा कि आप जो आरपीएल का शेयर है, आरपीएल का फ्यूचर है, उसको आप सेल कर दो, पहले ही आप उसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, मतलब कि आपने खरीदा नहीं है, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, वो कैश वाला हटा दो, कैश वाला साइड कर दो एक बार, जो मैंने अभी आपको बताया। यहां पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है और एक होता है इक्विटी वाला। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें से थोड़ा पैसा में क्या किया, रिलायंस ने 12 एजेंट्स के थ्रू यहां पर जो आरपीएल का फ्यूचर है उसको शॉर्ट सेल कर दिया, मतलब कि पहले बेच दिया और बाद में उसको खरीदेगा। मतलब कि सपोज आरपीएल का फ्यूचर का दाम है करीब 30 रुपए, ठीक है, तो शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि पहले आपने बेच दिया और ये प्राइस नीचे आ गया, 10 रुपए पर आ गया, तो आपने उसको 10 रुपए पर खरीद लिया। तो बीच का जो डिफरेंस है 20 रुपए का, मतलब आप पहले बेच रहे हो बाद में खरीद रहे हो। तो उनके एजेंट्स ने क्या किया, यहां पर आरपीएल का जो फ्यूचर है उसको बेच दिया, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है कि यहां पर अब आप समझो आरपीएल क्या कर रहा है, आरपीएल के दाम कम होंगे क्योंकि एक तरफ रिलायंस क्या कर रहा है कि आरपीएल के शेयर बेच रहा है, ठीक है, तो शेयर बेचेगा तो यहां पर 100 रुपए से इसका दाम क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, 80 तक आ जाएगा। और दूसरी तरफ यहां पर उसने क्या किया था, एफएनओ वाले सेगमेंट में यहां पर उसने क्या किया कि जो फ्यूचर वाला शेयर है उसको यहां पर पहले ही बेच दिया था, ठीक है, तो उसका दाम 30 रुपए था। तो यहां पर जैसे ही इसका दाम गिरेगा तो फ्यूचर वाले में भी तो दाम गिरेगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, तो 30 रुपए से इसका दाम 10 रुपए हो गया, तो नीचे जाकर उसने खरीद लिया। वैसे तो खरीदा नहीं, सेटलमेंट वगैरह का अलग प्रोसेस होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर एक तरह से वो बेच रही है लेकिन दूसरी तरफ से वो कमाने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली उसने यहां पर दूसरे माध्यम से कमाने की कोशिश की, यह आरोप लगाया गया है। ऐसा आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते हो, ये गलत चीजें होती हैं, इसको मैनिपुलेटिव ट्रेड किया जाता है। आप सीक्रेटली कर रहे हो, आपने पब्लिक को बताया नहीं, क्योंकि पब्लिक का पैसा, अगर मैं कॉमन इन्वेस्टर हूं और मुझे पता ही नहीं है कि इस तरह की चीजें कर रहा है अगर रिलायंस, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा ना, मैंने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है आरपीएल के शेयर में। तो ये बेसिकली आपका आरोप लगाया गया है रिलायंस के ऊपर और इन सभी एंटिटीज के ऊपर कि आपने ये वाली चीजें करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम आपके ऊपर ये फाइन लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश किया हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं गया हूं, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और यहां पर अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उसको लॉस हुआ है। तो ये करीब 10-13 साल पुराना मामला है, अब जाकर इसके ऊपर जो है आपका सेबी ने फाइन लगाया है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एसईजेड थे, मुंबई, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड, इनके ऊपर क्यों फाइन लगाया गया? तो देखिए बेसिकली क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया ना, एफएनओ के अंदर ये शेयर बेचा गया, इसका करीब 7 करोड़ रुपए की फंडिंग बेसिकली इन एसईजेड के द्वारा की गई थी। तो इन्होंने यहां पर ये फंडिंग किया था, इसकी वजह से ये लोग भी यहां पर फंस गए और यहां पर इनके ऊपर भी फाइन लगाया गया है। तो आई होप दोस्तों यहां पर सब कुछ आ गया होगा समझ में। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या रिलायंस ये पेमेंट करेगा, ये जो फाइन लगाया गया है? तो देखिए रिलायंस के पास ऑप्शन है कि वो सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता है, इसको सैट कहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल में वो चैलेंज कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली वो चैलेंज करेगा। और जाने से पहले, क्योंकि हमने सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल की बात की, इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, 2 स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं यहां पर टेलीग्राम पर आंसर तो डालता ही हूं, प्लस एक्सप्लेनेशन भी मैं अपने टेलीग्राम पर ही डाल देता हूं। बाकी मैं एमसीक्यू वगैरह स्टोरीज के फॉर्म में काफी सारे डालता रहता हूं, यहां पर आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।